नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेट परीक्षा 2022 के लिए जारी सिलेबस के अनुरूप भारत के भूगोल के अंतर्गत आज के इस पार्ट में आप खनिज संसाधन, भारत का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास को कंप्लीट करेंगे। जो पहला टॉपिक है वो है खनिज संसाधन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न बन सकता है कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त सेल तंत्र कौन सा है, तब आपका जवाब होगा धारवाड़ तंत्र भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त सेल तंत्र है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि चूने का पत्थर किस उद्योग का आधार है, तब आपका जवाब होगा सीमेंट उद्योग का आधार है चूने का पत्थर। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बैलाडीला खान कहां पर है और किसके लिए प्रसिद्ध है, तब आपका जवाब होगा बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है और ये लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, याद रखेंगे। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में और किसके लिए, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2019 के अनुसार तांबे के भंडार की दृष्टि से प्रथम 3 राज्य कौन से हैं, तब आपका जवाब होगा नंबर 1 पर राजस्थान, दूसरे नंबर पर झारखंड और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। तांबे के भंडार की दृष्टिकोण में ये प्रथम 3 राज्य हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि इंडियन मिनरल्स बुक 2019 के अनुसार वर्ष 2018-19 में तांबे के उत्पादन की दृष्टिकोण से, यानी तांबे का जो प्रोडक्शन है इस दृष्टिकोण से प्रथम 3 राज्य कौन से हैं, तब आपका जवाब होगा नंबर 1 पर मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे राजस्थान और तीसरे नंबर पे झारखंड। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तब आपका जवाब होगा बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। याद रखेंगे, यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, भारत में टिन के उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा भारत में टिन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मकराना कहां पर है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा मकराना सांभर झील के पश्चिमी भाग के निकट है और यह सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर यहां से प्राप्त होता है। कहां से, मकराना से। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कोलकाता में है, इसका निर्माण किससे हुआ है, तो याद रखिएगा इसी मकराना संगमरमर से ताजमहल जो कि आगरा में है और विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कोलकाता में है, इसका निर्माण मकराना संगमरमर से हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है, तो याद रखिएगा गोंडवाना क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत का अधिकांश कोयला किस क्षेत्र से प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है और गोंडवाना क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का कोयला है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सिंगरौली कहां पर है और ये किस लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, यह भी प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और अधिकतर आप लोग इसको गलत कर देते हैं। याद रखिएगा, सिंगरौली कहां पर है, सोनभद्र जिले में। और सोनभद्र कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। यानी कि जो सिंगरौली है वो उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में, सोनभद्र में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा कोयले की प्राप्ति के लिए सिंगरौली प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि नवग्राम तेल क्षेत्र किस राज्य में है, तो याद रखिएगा नवग्राम तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार देश में कुल कितने तेल शोधक कारखाने हैं, तब आपका जवाब होगा इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार देश में कुल 23 तेल शोधक कारखाने हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि नून माटी तेल शोधन कारखाना किस राज्य में है, तो याद रखिएगा नून माटी तेल शोधन कारखाना असम राज्य में है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सर्वाधिक उत्पादन अपतटीय क्षेत्र कहां पर है, किस चीज का होता है, तो याद रखिएगा कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो अपतटीय क्षेत्र में होता है। ठीक है, यानी जो अपतटीय क्षेत्र है वहां सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है, कच्चे तेल का। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत में सर्वाधिक तेल उत्पादन राज्य 2019-20 के अकॉर्डिंग, यानी प्रोडक्शन किस राज्य में सबसे ज्यादा है तेल का, तब आपका जवाब होगा राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कोडरमा कहां पर है और यह किसके उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, तो आपका जवाब होगा कोडरमा झारखंड राज्य में है। कोडरमा कहां पर है, झारखंड राज्य में है और यह अब्रक उत्पादन के लिए प्रमुख क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि माइका सिटी ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है, तो कोडरमा को। और कोडरमा कहां पर है, झारखंड में, और किसके लिए प्रसिद्ध है, अब्रक के लिए, और इसे माइका सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि क्वार्टजाइट का निर्माण किसके रूपांतरण से होता है, तो याद रखिएगा मौलिक चट्टान बलुआ पत्थर से रूपांतरित चट्टान है कौन, क्वार्टजाइट चट्टान। यानी जो बलुआ पत्थर है उससे रूपांतरित होकर क्वार्टजाइट चट्टान का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों में ग्रेनाइट पाया जाता है, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा जालौन, झांसी, सोनभद्र, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर और बांदा में ग्रेनाइट पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए,
पूछ रहा है कि ग्रेनाइट स्लेट का निर्माण किस क्षेत्र में प्रचुरता में किया जाता है? तो याद रखिएगा ललितपुर में ग्रेनाइट स्लेट का निर्माण प्रचुरता में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जनपद में पाया जाता है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम ललितपुर जनपद में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि थोरियम निक्षेप का व्यापक भंडार किस देश में है? तो याद रखिएगा भारत में थोरियम निक्षेप का व्यापक भंडार है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जादूगोड़ा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा जादूगोड़ा झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा जादूगोड़ा यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है और यह झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अब्रक संसाधन सर्वाधिक किस राज्य में? तब आपका जवाब होगा आंध्र प्रदेश में अब्रक संसाधन सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किस क्षेत्र में किया जाता है? तब आपका जवाब होगा भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन अपतटीय क्षेत्र में किया जाता है। यानी प्राकृतिक गैस का उत्पादन भारत में अपतटीय क्षेत्र में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा लुनेज पेट्रोल उत्पादन क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहां खोदा गया? तो याद रखिएगा भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं माकूम में खोदा गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है? तब आपका जवाब होगा डिगबोई भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा भारत में तेल अन्वेषण का कार्य ओएनजीसी एवं ऑल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि चूने पत्थर का बृहद भंडार कहां पाया जाता है? तो याद रखिएगा विंध्य शैलों में चूने पत्थर का बृहद भंडार पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत में लौह अयस्क किन शैलों में पाया जाता है? तो याद रखिएगा भारत में लौह अयस्क धारवाड़ की शैलों में पाया जाता है। और अभी आपने ये पढ़ा था कि भारत में सर्वाधिक खनिज संपन्न शैल तंत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा धारवाड़ तंत्र जो है ये भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न शैल तंत्र है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कुंद्रेमुख किस चीज का क्षेत्र है? तो याद रखिएगा कुंद्रेमुख लौह क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में है? तो याद रखिएगा भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन राजस्थान राज्य में है। और एक और महत्वपूर्ण बात राजस्थान के बारे में कि भारत के राजस्थान राज्य में ही चांदी का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि 1 अप्रैल 2020 की स्थिति के अनुसार कोयले के कुल भंडारण में शीर्ष 3 पर कौन से राज्य हैं? तो याद रखिएगा कोयले के अगर कुल भंडारण की बात की जाए तो नंबर 1 पर झारखंड, दूसरे नंबर पर उड़ीसा और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। यदि हम 19-20 के प्रोडक्शन के आंकड़े को देखें तो कोयले के उत्पादन के बारे में 3 राज्य कौन से शीर्ष पर हैं? छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। याद रखेंगे ऐसे प्रश्न निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडार कहां पाए गए हैं? तो आपका जवाब होगा रायपुर में हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत के कोयला उत्पादन में कौन सा सर्वाधिक योगदान करने वाला क्षेत्र है? तो याद रखिएगा भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का क्षेत्र सर्वाधिक योगदान करता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका जवाब होगा नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि विश्रामपुर से किसका खनन होता है? यानी किसके खनन के लिए विश्रामपुर प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा कोयले के खनन के लिए विश्रामपुर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो याद रखिएगा लाइम स्टोन और डोलोमाइट ये उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है और ये किस नदी पर अवस्थित है? तो आपका जवाब होगा इडुक्की जल विद्युत परियोजना केरल के इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखिएगा सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना केरल राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि उड़ान कैसी परियोजना है और कहां पर है स्थित? तो याद रखिएगा उड़ान महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में स्थित एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है एनटीपीसी फरक्का ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका जवाब होगा एनटीपीसी फरक्का ताप विद्युत केंद्र पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि नेवेली ताप विद्युत संयंत्र
किस राज्य में है और किस पर आधारित है? तब आपका जवाब होगा नेवेली ताप विद्युत संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है और लिग्नाइट कोयले पर आधारित ये दक्षिण पूर्वी एशिया का प्रथम संयंत्र है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है? तो आपका जवाब होगा रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ओबरा ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण कब और किसके सहयोग से हुआ? तब आपका जवाब होगा ओबरा ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण वर्ष 1967 में यानी 1967 में रूस के सहयोग से प्रारंभ हुआ, जो कि 1971 में तैयार हुआ। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि रेणुकूट स्थित हिंडाल्को एल्युमिनियम संयंत्र को विद्युत की आपूर्ति किस परियोजना से होती है? तो आपका जवाब होगा रिहंद परियोजना से रेणुकूट स्थित हिंडाल्को एल्युमिनियम संयंत्र को विद्युत की आपूर्ति होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना कहां की गई है? तो आपका जवाब होगा कैगा कर्नाटक में कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कालपोंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है और किस नदी पर है? तो याद रखिएगा कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कालपोंग नदी पर स्थित है। यानी कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहां पर है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। और किस नदी पर? तो कालपोंग नदी पर। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो याद रखिएगा कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की पहली जल विद्युत परियोजना है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कब और कहां की गई? तो आपका जवाब होगा भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि दूसरा जल विद्युत संयंत्र कब और कहां पर? तो याद रखिएगा दूसरा जल विद्युत संयंत्र 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्रम में लगाया गया। यह किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर। आपको क्या दो बातें याद रखनी है, यहां से प्रश्न निश्चित तौर पर बनता है। पूछा जाएगा कि भारत में जल विद्युत संयंत्र की सर्वप्रथम स्थापना कब और कहां पर हुई? तो आपका जवाब होगा 1897 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग में हुई थी। और दूसरी जल विद्युत परियोजना 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्रम में कावेरी नदी पर बनाया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस राज्य में और किस नदी पर है? तो याद रखिएगा दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, सुइल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में और किस नदी पर है? तो याद रखिएगा सुइल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में सुइल नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के साधन के रूप में कौन सा व्यावसायिक स्रोत है? तब आपका जवाब होगा ऊर्जा के साधन के रूप में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा ये व्यावसायिक स्रोत है। अगला टॉपिक है भारत का राजनीतिक भूगोल। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न बन सकता है कि भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से कौन सा स्थान है? तो आपका जवाब होगा भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से 7वां स्थान है। कई बार क्रम को स्टैब्लिश करने के लिए पूछ लेता है। तब इसमें सबसे पहला स्थान रूस का, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन, पांचवां ब्राजील, छठवां ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर भारत है। इसमें एक प्रश्न और बन सकता है कि भारत का जनसंख्या की दृष्टिकोण से विश्व में कौन सा स्थान है? तब आपका जवाब होगा भारत का जनसंख्या की दृष्टिकोण से विश्व में दूसरा स्थान है और पहले स्थान पर कौन है? चीन है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत का विश्व के कितने प्रतिशत भूभाग को अधिकृत किए हुए है? तो याद रखिएगा भारत विश्व के 2.4% भूभाग को अधिकृत किए हुए है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है? तो आपका जवाब होगा भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। यानी अगर आप उत्तर से दक्षिण की तरफ देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, और यदि आप पूर्व पश्चिम तक देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत का मुख्य भूमि का विस्तार है। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि कर्क रेखा किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। याद रखिएगा 23.5 अंश यदि दक्षिणी अक्षांश रेखा हो तो उसको मकर रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, और एक बात और याद रखिएगा कि ये जो कर्क रेखा है ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यहां पर कुछ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं और ये किस देश के बीच में है ये बात दी गई है। जैसे मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच में, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में, मैगिनॉट रेखा ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में, रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, डूरंड रेखा
पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में और भारत और अफगानिस्तान के बीच में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के कुल राज्यों की संख्या कितनी है। तब आपका जवाब होगा कि भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब ये राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो याद रखिएगा, जो दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। और ये इंदिरा पॉइंट कहां पर है? तो याद रखिएगा, ग्रेट निकोबार यानी कि बड़ा निकोबार द्वीप पर इंदिरा पॉइंट है, जो कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। अगला प्रश्न देखिए, यदि पूछा जाए कि मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है, तब आपका जवाब होगा कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु राज्य में है। यह मुख्य भूमि पर स्थित सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले कुल राज्यों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा, 5 भारतीय राज्य बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। ये राज्य कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखिए, फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। यहां पर भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनकी राजधानी दी गई है। जैसे बिहार राज्य की राजधानी पटना है, असम की दिसपुर, उड़ीसा की भुवनेश्वर, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, गुजरात की गांधीनगर, तमिलनाडु की चेन्नई, नागालैंड की कोहिमा, हरियाणा की चंडीगढ़, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मेघालय की राजधानी शिलांग, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, मिजोरम की राजधानी आइजोल, गोवा की राजधानी पणजी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, राजस्थान की राजधानी जयपुर, सिक्किम की राजधानी गंगटोक और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और झारखंड की राजधानी रांची है। याद रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश का ऑफिशियल पोर्टल है उसके अनुसार जो है कैपिटल सिटी क्या है? अमरावती है। ठीक है, अभी आपने आंध्र प्रदेश को देखा है, आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है ये हैदराबाद नहीं, अब हैदराबाद की जगह पर क्या है? अमरावती राजधानी है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि यहां पर कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनकी राजधानी है। अगर दिल्ली की राजधानी देखें तो नई दिल्ली, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती, जम्मू कश्मीर की राजधानी, यहां पर 2 राजधानी जम्मू कश्मीर की हैं। एक है शीतकालीन राजधानी जो कि जम्मू में है और एक है ग्रीष्मकालीन राजधानी जो कि श्रीनगर में है। अगला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी कहां पर है? पोर्ट ब्लेयर में है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ में है, पुदुचेरी की राजधानी पुडुचेरी में है और दादर एवं नागर हवेली की राजधानी, और दादर नागर हवेली को आपको पता है कि दमन दीव के साथ मिला दिया गया है, यानी कि दादर नागर हवेली और दमन दीव की राजधानी दमन है और लद्दाख की राजधानी कहां पर है? लेह है। अगला प्रश्न देखिए, यहां पूछा जा रहा है कि भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है और ये कौन कौन से राज्य हैं। तब आपका जवाब होगा कि भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले 4 भारतीय राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इसी प्रकार यदि पूछा जाए कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो आपका पहली बात तो जवाब हो जाएगा कि 5 भारतीय राज्य ऐसे हैं या केंद्र शासित प्रदेश भी उसमें शामिल है जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। इसी प्रकार यदि पूछा जाए कि अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तब आपका जवाब होगा लद्दाख। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले कितने भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तब आपका जवाब होगा 5 भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चीन की सीमा से लगते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि म्यांमार की सीमा के साथ स्पर्श होने वाले 4 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो पहली बात तो म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? 4, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और एक बात याद रखिएगा कि म्यांमार से स्पर्श करने वाली सर्वाधिक सीमा किस राज्य की है, तो आपका जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। यहां से भी प्रश्न बनता है, यानी अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा म्यांमार के साथ स्पर्श करती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है। तो आपका जवाब होगा 5 भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। अगला प्रश्न है, भारत के निकटतम पड़ोसी देश कौन कौन से हैं।
आपका जवाब होगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका। यहां पर एक बात याद रखिएगा, यहां प्रश्न में पूछा गया कि निकटतम पड़ोसी देशों के नाम। यदि यह पूछा जाता कि भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले कौन कौन से देश हैं, तब आप श्रीलंका को शामिल नहीं करते। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा बनाने वाले देश जो कि दिशा के क्रम में दिया गया है, तो यहां पर उत्तर में चीन और नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार और उत्तर पूर्व में भूटान आता है। देखिए यहां पर श्रीलंका को शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो याद रखिएगा भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। कितने किलोमीटर की सीमा है? 4096.7 किलोमीटर। और यदि पूछा जाए कि भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ, तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की लगती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश कौन सा है, तब आपका जवाब होगा श्रीलंका समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश है। और याद रखिएगा कि पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय भूभाग, और भारतीय भूभाग का कौन सा राज्य वहां पर है? तमिलनाडु। यह पृथक होता है किसके? श्रीलंका के साथ। यानी पाक जलडमरू किसके मध्य है? भारत और श्रीलंका के मध्य। और वहां पर भारत का जो स्टेट कौन सा आता है? तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पाक जलडमरू कहां पर है, तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। यानी पाक जलडमरू बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। ठीक है, और किससे पृथक करता है? भारतीय भूभाग को श्रीलंका से। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कन्याकुमारी कहां पर है, तो याद रखिएगा कन्याकुमारी वह स्थान है जहां 3 समुद्र, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं जिसके, तो आपका जवाब क्या होगा? त्रिपुरा। यानी भारत के त्रिपुरा राज्य की 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि हिमालय का विस्तार कहां तक है, तो याद रखिएगा हिमालय का विस्तार अराकान योमा यानी म्यांमार तक है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि श्रीहरिकोटा द्वीप कहां पर स्थित है, तो याद रखिएगा श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील के समीप स्थित है। एक बात और आपको श्रीहरिकोटा के बारे में याद रखनी होगी कि श्रीहरिकोटा में ही भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, जिसका नाम क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये कहां पर है? श्रीहरिकोटा में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जो लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप हैं, इनकी उत्पत्ति किससे है, तो याद रखिएगा इनकी उत्पत्ति प्रवाल, यानी लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, तब आपका जवाब होगा 36 द्वीप हैं किसमें? लक्षद्वीप समूह में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहां पे है, तो अभी आपने पढ़ा भी था कवरत्ती जो है ये लक्षद्वीप की राजधानी है जो कि कवरत्ती द्वीप पर ही स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पूछ रहा है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो याद रखिएगा एंड्रॉट अथवा एंड्रॉथ, ये जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? एंड्रॉट, या उसको एंड्रॉथ भी पढ़ा जाता है, तो ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जो बैरन द्वीप है ये कहां अवस्थित है, तो याद रखिएगा बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। और एक बात और बैरन द्वीप के बारे में याद रखिएगा कि बैरन द्वीप दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि नारकोंडम द्वीप कहां पर है, तो याद रखिएगा नारकोंडम द्वीप अंडमान और निकोबार में, और ये एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अंडमान और निकोबार ये द्वीप समूह कहां पर है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 836 द्वीप हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है, तो याद रखिएगा अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है 10 डिग्री चैनल। और यदि पूछा जाए कि रामेश्वरम द्वीप किसके मध्य है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य रामेश्वरम द्वीप है। अगला बात, पूछ रहा है कि मुंबई जो भारत का सबसे बड़ा नगर है ये कहां पर निर्मित है, तो याद रखिएगा एक सल्सेट द्वीप है, इस पर निर्मित है भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कोरी क्रीक कहां पर स्थित है, तो कोरी क्रीक कच्छ के रन में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि विदर्भ कहां पर है, तो याद रखिएगा विदर्भ महाराष्ट्र राज्य के उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र पे है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजीयन कार्यालय के अनुसार भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखिएगा भारत का क्षेत्रफल कितना है?
32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत के 3 बड़े राज्य कौन-कौन से हैं? तो याद रखिएगा, नंबर 1 पर राजस्थान है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि राजस्थान का आपको यहां पर क्षेत्रफल पता होना चाहिए। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि राजस्थान का मरु क्षेत्र विश्व का कैसा स्थल है? तो याद रखिएगा, जो राजस्थान का मरु क्षेत्र है, यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि 7 बहनों यानी 7 सिस्टर्स के नाम से प्रसिद्ध राज्यों के नाम कौन-कौन से हैं? तो याद रखिएगा, उत्तर पूर्व के राज्यों में 7 बहनें यानी 7 सिस्टर राज्य हैं। अब एक बात यहां पर याद रखिएगा हिंट के तौर पर कि 7 बहनों यानी 7 सिस्टर्स में उत्तर पूर्व का सिक्किम राज्य शामिल नहीं है। ये फैक्ट अगर आप याद रखेंगे तो आपका ये प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। इसमें कौन-कौन से राज्य आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? तब आपका जवाब होगा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। कितना? 32 वर्ग किलोमीटर। और यदि आप जनसंख्या की दृष्टिकोण से भी देखेंगे तब भी लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है। कितनी है? 64,473। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पुदुचेरी कितने जिलों में विभाजित है? तो याद रखिएगा, पुदुचेरी 4 अलग-अलग जिलों में विभाजित है, जिनमें से 2 तमिलनाडु में है। वो जिले कौन-कौन से हैं? कराईकल और पुडुचेरी। और यमन कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। माहे कहां पर है? केरल में। यानी जो पुडुचेरी के जिले हैं 4, वो कितने स्टेट में हैं? ये पूछा जाए तब आपका जवाब होगा 3 स्टेट में। और कुल कितने जिले हैं इन 3 स्टेट में? तो 4 जिले हैं इन 3 स्टेट में, जिसमें कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु में, यमन आपका आंध्र प्रदेश में है और माहे केरल में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव की राजधानी कहां पर है? तो याद रखिएगा, दमन में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जानते हैं? तब आपका जवाब होगा भारत का कर्नाटक राज्य सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत का कौन सा राज्य भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि असम कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो याद रखिएगा, असम 7 राज्यों से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ज्योग्राफी में भी सही है और ये आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल का भी ये प्रश्न बन सकता है। तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश सबसे कम सीमा रेखा स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश के साथ। अगला प्रश्न देखिए, अगर आपने सबसे कम पढ़ लिया यानी न्यूनतम पढ़ा, तो अब ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि तेलंगाना राज्य की सीमा स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, तेलंगाना के साथ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य सीमा बनाते हैं। अगला टॉपिक है जलवायु तथा मौसम। यहां पर जो सबसे बेसिक प्रश्न बनता है, यह पूछा जाता है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के किस शब्द से हुई है? तो याद रखिएगा, मानसूनी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। और इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है मौसम अर्थात ऋतु से है। यानी यहां पर एक प्रश्न और बनाया जा सकता है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तब आपका जवाब होगा मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। और यदि यह पूछा जाए कि अरबी भाषा के किस शब्द से हुई है, तब आपका जवाब होगा मौसम। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत मूलतः कैसा देश है? तो याद रखिएगा, भारत मूलतः मानसूनी देश है। मानसूनी देश का मतलब कि यहां की जलवायु में मानसूनी जलवायु की लगभग सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रवाह सामान्यतः किस दिशा की तरफ होता है? तो याद रखिएगा, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रवाह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है। यानी और यदि यह पूछा जाए कि दक्षिण पश्चिम से किस राज्य से होकर प्रवेश करता है, तो आपका जवाब होगा केरल से। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि शीतकाल में मानसून का प्रवाह किस दिशा की तरफ होता है? तो शीतकाल में मानसून का प्रवाह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में अधिकांश वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में भारत में उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब की स्थिति किस कारण से बनती है? तो याद रखिएगा, उच्च तापमान के कारण
ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम भारत के हिस्से में निम्न दाब की स्थिति बनती है और यही कारण है कि जिससे जो दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं हैं वो भारत में प्रवेश करती हैं। यहां पर एक बात समझ लीजिए कि जो उच्च तापमान है इसके कारण हवाएं क्या होती हैं, गर्म होंगी और क्या होंगी, ऊपर की ओर उठेंगी। जब हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी तो नीचे स्पेस खाली होगा, यानी निम्न दाब की स्थिति बनेगी। उन्हीं स्पेस को कवर करने के लिए जो दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं हैं ये भारत में प्रवेश करती हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत को उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के लिए जो आधार के तौर पर रेखा जानी जाती है वो कौन सी है? तो वो जनवरी की समताप रेखा 18 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है? भारत को उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में विभाजित करने के लिए ये एक आधार रेखा है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत में सितंबर महीने में मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है, जिसके कारण सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी जो ITCZ है, यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है ये किधर खिसक जाता है? ये दक्षिण की ओर खिसक जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इसी से रिलेटेड है कि जो उत्तर पूर्वी मानसून से किस राज्य में वर्षा प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में वर्षा प्राप्त होती है और ये कुल वर्षा का 50 से 60% यहां पर प्राप्त होती है। कहां पर? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि आम्र वर्षा कहां पर होती है? तो याद रखिएगा आम्र वर्षा कर्नाटक और केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा की फुहार है। और ये जो मानसून पूर्व वर्षा की फुहार है ये आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया आम्र वर्षा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मौसिन राम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। याद रखेंगे विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिन राम। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और मेघालय। ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जो भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वर्षा के जल का संचयन ये किस प्रकार की युक्ति है? तो याद रखिएगा वर्षा के जल का संचयन ये जल प्रबंधन की युक्ति है। इसके द्वारा भारत में लागत का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा किसके द्वारा होती है? तो याद रखिएगा भारत के जो उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है ये पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा किस कृषि के लिए लाभदायक है? तब आपका जवाब होगा गेहूं की कृषि के लिए उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा अत्यधिक लाभकारी है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत में मानसून का आगमन सर्वप्रथम कहां से होता है? तो मैंने अभी आपको पिछले प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में बताया था, किस राज्य से? केरल राज्य से। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वर्षा स्तरीय कैसे बादल हैं? तो याद रखिएगा वर्षा स्तरीय बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह लद्दाख है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न टाइम जोन से संबंधित है। यहां पर पूछा जा रहा है कि भारत का प्रामाणिक मध्याह्न रेखा यानी भारत का जो मानक समय यानी IST ये कितना है? तो ये 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा है। अब यहां से प्रश्न ये बनता है कि भारत की जो मानक समय रेखा है ये कहां से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा भारत की मानक समय रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद के मिर्जापुर या नैनी से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जो भारत की मानक समय रेखा है यानी 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तब आपका जवाब क्या होगा? 5 राज्यों से होकर ये मानक समय रेखा गुजरती है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत की जो मानक समय रेखा है यानी IST जो है ये ग्रीनविच माध्य समय से यानी GMT से कितना आगे है? तो याद रखिएगा 5.5 घंटा यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कहां से? ग्रीनविच माध्य समय से। कौन? भारत मानक समय। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जनसांख्यिकी परिवर्तन और प्रवास से संबंधित है। ये जनसंख्या के जो आंकड़े के लिए जनगणना 2011 में हुई थी ये उस पर आधारित तथ्य पर ये प्रश्न पूछे गए। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है पूछा जा रहा है कि विश्व के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर भारत का विस्तार है? तो आपने अभी पढ़ा था कि विश्व के 2.4% भौगोलिक क्षेत्र पर भारत का विस्तार है और भारत क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में 7वें स्थान पर है। और याद रखिएगा यदि पूछा जाए कि भारत विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है तो याद रखिएगा 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है यदि वैश्विक दृष्टिकोण पर भारत के प्रतिशत को देखा जाए। किस आधार पर? जनसंख्या के आधार पर।
और यदि भौगोलिक प्रतिशत के आधार पर देखेंगे तो 2.4%। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या में लगभग कितने मिलियन की वृद्धि हुई? तो याद रखिएगा यहां पर 2001 से 2011 की 10 की वृद्धि पूछी जा रही है, तो याद रखिएगा 182 मिलियन की वृद्धि हुई है जनसंख्या में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि यदि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को भारत से पृथक कर दिया जाए तो विश्व के कौन से नंबर पर जनसंख्या के दृष्टिकोण से ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा? तो ये 5वां हो जाएगा। जैसे चीन नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पे भारत है, तीसरे नंबर पे अमेरिका है और चौथे नंबर पर इंडोनेशिया है। और यदि उत्तर प्रदेश को भारत से अलग एक स्टेट के तौर पर नहीं बल्कि एक देश के तौर पर देखेंगे तब विश्व में जनसंख्या के लिहाज से इसका स्थान 5वां है। यह भी बात याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000 में क्या निर्धारित की गई थी, क्या लक्ष्य था? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसे अब आगे बढ़ाते हुए 2070 कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, और अभी एक नवीनतम रिपोर्ट आई थी जिसके आधार पर यह आकलन किया गया है कि 2023 तक भारत विश्व में जनसंख्या के लिहाज से नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य हैं। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में सबसे न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य में है, तब आपका जवाब क्या होगा? सिक्किम, और उसके बाद मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 10 की वृद्धि से। अभी हमने आपको बताया था कि 2001 से जब 2011 के बीच की वृद्धि को आप देखते हैं तो इसको कहा जाता है 10 की वृद्धि। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? मेघालय। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे बिहार है, चौथे नंबर पे मणिपुर है और पांचवें नंबर पे जम्मू कश्मीर है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले ये 5 राज्य हैं और इसमें सर्वाधिक 10 की वृद्धि किस में राज्य में है? तो मेघालय। ये निश्चित तौर पर याद होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा न्यूनतम 10 की वृद्धि किस राज्य की है? नागालैंड की। इस प्रश्न को एक तरीके से और पूछा जाता है कि किस राज्य की 10 की वृद्धि नकारात्मक रही है, तब भी आपका जवाब क्या होगा? नागालैंड। यहां पर -0.6% रही। इसके बाद न्यूनतम 10 की वृद्धि कहां की है? केरल की, फिर गोवा की, फिर आंध्र प्रदेश की, फिर सिक्किम की। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 राज्य कौन से हैं? तो याद रखिएगा सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि सर्वाधिक जनघनत्व बिहार राज्य का है। इसके बाद दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पे केरल, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश और पांचवें नंबर पे हरियाणा। यानी आपको यहां पर 2 बातें तो मिनिमम याद रखनी है कि सर्वाधिक जनघनत्व किस राज्य का है? बिहार का। और जनघनत्व के आधार पर उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तब आपका जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य कौन से हैं? तो सर्वाधिक न्यूनतम जनघनत्व कहां का है? अरुणाचल प्रदेश का। कितना? 17। इसके बाद दूसरे नंबर पे मिजोरम, तीसरे पे सिक्किम, चौथे पे नागालैंड और पांचवें पे हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन से हैं? तो पहली बात की सर्वाधिक लिंगानुपात कहां का है? केरल का। यह फैक्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। केरल के बाद दूसरे नंबर पे लिंगानुपात के मामले में तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़ है और पांचवें नंबर पे मेघालय। याद रखेंगे जनसंख्या से भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला है न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन से हैं? तो याद रखिएगा न्यूनतम लिंगानुपात कहां का है? हरियाणा का। एक फैक्ट तो आपको बिल्कुल सेपरेट यहां से ये डायरेक्ट है। अगर पूछा जाए कि न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य, तो हरियाणा नंबर 1 पे कितना है? 879। उसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर सिक्किम तीसरे नंबर पे, पंजाब चौथे नंबर पे और उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? 5वां है। यानी न्यूनतम लिंगानुपात के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? 5वां है। अगला प्रश्न देखिए, और ये सब किसके आधार पर बताया जा रहा है? 2011 की जनगणना के आधार पर। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन से हैं? तो याद रखिएगा सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहां का है? अरुणाचल प्रदेश का। पहली बात। अब शिशु लिंगानुपात वाला दूसरा राज्य कौन सा है सर्वाधिक? तो मिजोरम है, तीसरे पे मेघालय है, चौथे पे छत्तीसगढ़ है और पांचवें नंबर पे केरल है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहां का है? हरियाणा का, 834। उसके बाद दूसरे नंबर पे पंजाब है और तीसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर है। ये 3 राज्य हैं जो कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या में जो जनगणना हुई 2011 की, उसमें अब साक्षरता दर के आधार पर देखिए सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं? तो याद रखिएगा केरल सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। केरल के बाद दूसरे नंबर पे सर्वाधिक साक्षरता मिजोरम की है, तीसरे नंबर पे गोवा है, चौथे नंबर पे त्रिपुरा है और पांचवें नंबर पे हिमाचल प्रदेश है। यदि बात की जाए न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 राज्य की, तो सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि न्यूनतम साक्षरता दर किस राज्य की है, तब आपका जवाब होगा बिहार की, 61.8%।
दूसरे नंबर पे न्यूनतम साक्षरता अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे राजस्थान, चौथे नंबर पे झारखंड और पांचवें नंबर पे आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 3 राज्य कौन है। आप देखिए टोटल के बाद अब पुरुष और महिला में डिवाइड हो रहा है, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता केरल में, दूसरे नंबर पे मिजोरम है और तीसरे नंबर पे गोवा है। यदि पूछा जाए कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहां की है, तो सबसे न्यूनतम पुरुष साक्षरता बिहार की, यानी टोटल साक्षरता भी सबसे कम कहां की है, बिहार की, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता भी कहां की, बिहार की। दूसरा न्यूनतम पुरुष साक्षरता अरुणाचल प्रदेश की और तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। अब पूछा जाए कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले राज्य कौन से हैं, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत केरल का है, दूसरे नंबर पे मिजोरम है और तीसरे नंबर पे गोवा है। इसी आधार पर यदि पूछा जाए कि न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 3 राज्य कौन से हैं, तो पहली बात तो क्लियर कट याद रखिएगा कि न्यूनतम महिला साक्षरता में भी बिहार नंबर 1 पर है और दूसरे नंबर पे राजस्थान और तीसरे नंबर पे झारखंड है। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जनगणना 2011 में आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना के और जम्मू कश्मीर में लद्दाख के जो आंकड़े हैं वो शामिल हैं, क्योंकि 2011 में तो इनका डिवाइडेशन हुआ नहीं था, तो इसलिए आंध्र प्रदेश में तेलंगाना का रिकॉर्ड शामिल है और जम्मू कश्मीर में लद्दाख का रिकॉर्ड शामिल है। अगला जो है ये विविध के प्रश्न है। कल के पार्ट में आप लोग विविध और जो इसकी प्रश्नोत्तरी है ये आप कंप्लीट करेंगे और इस प्रकार आपका भारत का भूगोल कल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में विश्व का भूगोल स्टार्ट करेंगे। आप लोग अपनी तैयारी को सतत जारी रखें। तैयारी कंप्लीट हो जाने के बाद जो भी ऑथेंटिक प्रैक्टिस सेट हैं वो सभी प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। आपको जो भी ऑथेंटिक स्रोत हैं वो सभी स्रोत मुहैया कराने के लिए ऑनलाइन स्टडी ग्रुप पूरा प्रयास करेगा कि आपके साथ वो कंटेंट शेयर किए जाए, ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके और आप उन टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को परख सकें। अभी समय है अपनी तैयारी को रिवीजन करने का, और जैसे परीक्षा नज़दीक आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हो जाएंगे, उन सभी प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करा दिया जाएगा ताकि आपकी परीक्षा अच्छे से संपन्न हो सके, आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।